आप सभी का स्वागत कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज का बिहार बिहान निहारिका के साथ, और निहारिका की बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग आप सभी दर्शकों के लिए। हम उस पड़ाव पर हैं दर्शकों जब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। शुरुआत में मैंने बताया है कि आज हम अपने पुरातत्व विभाग से जुड़ी हुई बातें करेंगे, आपको जोड़ेंगे इतिहास की बातों से, आपको जोड़ेंगे अपने ऐतिहासिक धरोहरों की बातों से, अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की बातें करेंगे। और इन सारी जानकारियों के लिए आज हमारे साथ एक महिला पुरातत्वविद हैं, जिनको अगर मैं शुरुआत में आपसे ये कहूँ कि पुरातत्व के उत्खनन में भी आपने अपना कुशल नेतृत्व दिया है और साथ ही इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने का कार्य भी आप उतनी ही कुशलता से निभा रही हैं। आप फ़िलहाल आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पटना सर्कल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप अभी कार्य कर रही हैं। इसके पूर्व भी आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सकेवेशन ब्रांच 3 पटना में कार्य कर चुकी हैं, और इसके अलावा ही भी देश के अन्य प्रांतों में भी आपने उत्खनन का कार्य बखूबी किया है। बहुत सारे अनुभव हैं आपके पास, बहुत सारी जानकारियां हैं आपके पास। हमारे आज कार्यक्रम की मेहमान है, विशेष मेहमान है, तो चलिए हमारे साथ स्वागत करिए हमारी आज की मेहमान का। हमारे साथ हैं श्रीमती गौतमी भट्टाचार्य जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। बड़ा मन में उत्साह है। उत्साह इसलिए है कि हम बातें करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। और अब के दौर में, वर्तमान समय में जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो बहुत कौतूहल होता है। वो वक्त कैसा रहा होगा जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो उस वक्त के दौर के लोग रहे होंगे, उन्होंने कैसे ये कार्य किया होगा। बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। मैं आपसे जो पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि ये जो विज्ञान है, पुरातत्व विज्ञान, बहुत कम ध्यान जाता है लोगों का और बहुत ज़्यादा लोगों की दृष्टि में नहीं आता है। आपने कैसे सोचा कि मुझे पुरातत्व विज्ञान की पढ़ाई करनी है और ये अपना पेशा आपने चुना? जैसा आपने कहा कि लोगों का ध्यान नहीं जाता, तो मैं भी ठीक बता नहीं सकती कि कब मेरा ध्यान गया है। जी जी। जो एक स्मृति आती है वो है, मैं क्लास 5 में थी, तो स्कूल में लिखने को कहा जाता है ना कि निबंध, कि आप इंग्लिश में व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो, और हिंदी में था वो निबंध कि आप बड़े होके क्या बनना चाहती है। तो मैंने क्लास 5 में लिखा था कि मैं पुरातत्वविद बनना चाहती हूँ। अच्छा। पर आज मैं खड़ी होके देखती तो मुझे नहीं पता कि उस समय मुझे क्या पता था। खैर, वो एक नशा था कि वो बनना है, तो किस तरह से बनना उसका कुछ मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। बस राह में चलते गए कि चले एक एक पढ़ाओ पूरा करते हैं। तो 12th की पढ़ाई के बाद जब ग्रेजुएशन का सोचा तो ह्यूमैनिटीज़ में लेने का सोचा, जबकि मेरे साइंस स्ट्रीम में अच्छे मार्क्स थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम साइंस क्यों नहीं ले रही हो। मैंने कहा नहीं, वो मुझसे आगे होगा नहीं, मुझे अभी ह्यूमैनिटीज़ में करना है। तो वो सिंपल ग्रेजुएशन था, क्योंकि आइडिया तब भी नहीं था कि एग्जैक्टली मुझे, मतलब गोल सेट था कि मुझे एक आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद बनना है, पर वो राह कौन सी थी उसका तभी भी आइडिया नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद फिर लगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा फोकस करते हैं। फिर पता किया कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी करके एमए दिया जाता है। अच्छा। तो उस समय मैं जबलपुर में थी जहाँ मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मुझे लखनऊ का पता चला। लखनऊ मेरी जन्मभूमि भी रही है। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा परिवार भी था, तो मैंने पापा से कहा कि मैं जाके वहीं पढ़ूँगी, एमए उसी में करूँगी। तो फिर आर्कियोलॉजी में एमए किया, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी। 2 साल ख़त्म होने के बाद भी मुझे अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके बारे में पता नहीं था। मैं रास्ता ढूंढ ही रही हूँ। फिर मैंने कहा चलो अब आर्कियोलॉजी में पीएचडी करते हैं। तो पीएचडी के लिए तब कैलकाटा यूनिवर्सिटी आई, वहाँ से खुलना शुरू हुआ दरवाज़ा। तब पता चला कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी होता है। वहाँ की आप एकदम जो पढ़ाई होती है आर्कियोलॉजी की, वो सारे स्ट्रीम्स पढ़ाए जाते हैं, और ये एक स्टेप आगे है एमए से। तो पीएचडी करने के दौरान ही मैंने वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और वो हो भी गया, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2 साल का वो कोर्स मैंने किया। तो तब पता चला कि एक्चुअली ये फील्ड कितना विशाल है। मैं किनारे पे ही थी और मुझे डूबना था उसमें। तो फिर धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ी। फिर पीएचडी करते समय भी गुरुओं का साथ मिला, तो उनके और दरवाजे खुल गए कि क्या हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। तो वैसे ही शुरुआत थी। तो वो एक छोटा सा सपना, एक जो निबंध मैंने क्लास 5 में लिखा था, तो वो चलते चलते आगे ले गया मुझे। बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी कहानी। जी। आपने बताया कि जब आप 5वीं कक्षा में थी, उस दौरान आपने लिखा था कि आपको पुरातत्वविद बनना है। जी, तो कहीं ना कहीं जहन में ये बात होगी, और धीरे धीरे आपने उस ओर कदम बढ़ाना
शुरू कर दिया और आज आप इस पद पर कार्य कर रही हैं और बहुत कुछ है जो आप संवार रही हैं, सजा रही हैं, हमारे धरोहरों को संभाल रही हैं। और जो एक कहावत है गौतमी जी कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैं आपकी बातें सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि इसे कहते हैं कि अगर आपने शुरुआत कर ली तो धीरे धीरे जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही था मेरे साथ, क्योंकि ये एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस, ये किसी से सुनी बात नहीं है, तो मैंने खुद देखा, तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि देखो मैं जो बता रही हूँ आपको ये मैंने कहीं से सुना नहीं, ये मेरी कहानी खुद है। तो वो इसीलिए मुझे पता है किस किस, और उसमें बहुत कठिनाई भी है, ऐसा नहीं कि बहुत इजीली हर एक का स्ट्रगल होता है, तो वो सब किया है, पर मैं लगी रही तो मैं आज यहाँ पे पहुँच गई हूँ। बिल्कुल तो, संघर्ष आते हैं, राह आसान नहीं होती है, पर जो आपने लक्ष्य चुना है उसके प्रति आप समर्पित रहे तो यकीनन वो लक्ष्य आपको हासिल होता है। और मैं आपकी कहानी सुनने के साथ साथ ये बातें मेरे जहन में भी आ रही थी कि किस तरीके से आपका रास्ता जो है वो प्रशस्त होता चला जाता है और आप मुकाम को हासिल कर लेते हैं। अगर मैं वर्तमान पद की बात करूं तो क्या दायित्व हैं आपके ऊपर? देखिए, जब ये यूपीएससी से मेरा सिलेक्शन हुआ था डिप्टी सुपरिटेंडिंग पोस्ट पे, तो यहाँ मेरी पहली पोस्टिंग पटना के एक्सकवेशन उत्खनन शाखा 3 में हुआ था। तो उत्खनन शाखा जैसा नाम ही आपको बताता है, इसका बहुत छोटा सा फील्ड है कि आपको एक्सप्लोरेशन एक्सकोवेशन करना रहता है, तो पर आर्कियोलॉजी इससे बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मेरे 2 सत्र एक्सकवेशन ब्रांच में रहे, पहले पटना में फिर भुवनेश्वर में। उसके बाद पिछले दिसंबर में 28 दिसंबर को मेरा स्थानांतरण हुआ पटना सर्कल के अंतर्गत। सर्कल का दायित्व बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें आपको जो आपके नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हमारे देश में करीब 3600 से ज़्यादा नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। इन मॉन्यूमेंट्स के रखरखाव का दायित्व जो होता है वो सर्कलों के अंडर आता है। तो बिहार के जितने भी 70 मॉन्यूमेंट्स हैं, इसके रखरखाव का दायित्व पटना सर्कल के अंतर्गत आ जाए। तो इसमें आपके मॉन्यूमेंट्स और साइट्स के अलावा हमारे पास 4 साइट म्यूजियम्स है, उनका रखरखाव का आता है। फिर हमारे कुछ एंटिक्वेरियन लॉज हैं, लेजिस्लेशंस है, तो कि आप जो हमारे प्रोटेक्टेड स्मारक है उसके आसपास क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आपका जो कार्य क्षेत्रफल है ना वो बहुत बढ़ जाता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी काम होता है, तो अच्छा लगता है। जैसे कि आपने कहा कि हर सर्कल के पास अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, और बिहार जो पटना सर्कल है 70 ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनके रख रखाव का कार्य, देखभाल का कार्य का दायित्व आपके ऊपर है। जब मैंने बातों की शुरुआत की थी तभी आपने कहा कि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, और आपने कहा कि ये जो पुरातत्व विज्ञान है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसकी शुरुआत मुझे उसमें डूबना है। अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी क्या है ये पुरातत्व विज्ञान? देखिए, शुरुआत मैं करती हूँ कि हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, सभी लोग सुनते हैं, तो मैं वहाँ से ही शुरुआत करती हूँ जो जानी पहचानी। तो इतिहास में आप राजाओं महाराजाओं, लड़ाई हुई, ये हुई, कैसे साम्राज्य बना, कैसे पतन हुआ, ये पढ़ते हैं। पर पुरातत्व में आप एक आम इंसान कैसे रहता था, उसका वो घर कैसे उसका था, उसका शहर कैसे था, उसका गांव कैसा था, तो ये पुरातत्व के क्षेत्र में आता है हमको। या उसका विकास कैसे हुआ, जैसे आप जानते हैं जब एवोल्यूशन पढ़ा जाता है, ह्यूमन एवोल्यूशन, तो इंसान पहले जानवरों की तरह, जंगली जानवरों की तरह रहता था, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। वहाँ से वो चलते चलते कैसे सभ्यता की तरफ बढ़ा है, तो वो पूरा रास्ता हम तय करते हैं, और हर एक पड़ाव का एक अलग मटेरियल कल्चर रिमेन्स मिलता है। तो उसको हम पढ़ते हैं, उससे हमको पता चलता है वो इंसान कैसे रहा था, 20,000 साल पहले कैसे रहा होगा। फिर अगर जब उसने आग का आविष्कार किया, जब उसने पहिए का आविष्कार किया, तब उसकी जीवन में क्या परिवर्तन आया, जब वो पहली बार उसने धातु का उपयोग किया तब उसके जीवन में, तो ये एक एक ना पहलू बड़े सुंदर से पिरोया जाता है, पूरी माला बन जाती है और हम आज तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारा कुछ पुरातत्व के उसमें आता है। वो आपकी और मेरी कहानी है, हमारा घर कैसे रहा होगा, हमारा गाँव कैसे रहा होगा। धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम एक माला में पिरोते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा होगा पहले हमारा जीवन, मानव जीवन। अगर मैं बात करूँ पटना सर्कल के बारे में, आपने कहा कि हमारे यहाँ 70 प्राचीन धरोहर हैं जिनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कई बार ऐसा होता है कि हमें भी पता नहीं होता कि हमारे आसपास इतने प्राचीन धरोहर मौजूद हैं। तो आज कार्यक्रम में आप हमारे साथ हैं, तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी इनमें से कुछ ऐसे धरोहरों के बारे में जो शायद बहुत विशेष हैं और जिनकी जानकारी आम जनता तक नहीं है।
शुरुआत मैं करती हूँ कि जिसकी जानकारी है आम जनता को, जी, जो जरूर सभी बताएं। जानते हैं, जैसे नालंदा का विश्व धरोहर साइट है हमारा, तो इसके प्रति सभी जानते हैं। पर नालंदा से ही मिलता जुलता एक विक्रमशिला है भागलपुर में। जी जी। ये भी उसी का समकालीन था। यहाँ पे आपका जो बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे भी पढ़ाई होती थी। जो तांत्रिक बुद्धिज़्म है उसकी काफ़ी पढ़ाई होती थी, जो तिब्बत तक फिर बाद में ले जाया गया। तो इस दिशा से देखा जाए तो वो बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है बुद्धिस्ट। पहले हम बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके तहत जब हम गंगा के उत्तर में जाते हैं तो उसमें आपका वैशाली में कोल्हुआ एक जगह है। कोल्हुआ जगह का विशेषता ये है कि वो एक्चुअली बुद्ध के जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने काफ़ी अपने सर्मन्स जो थे वो वैशाली में रह के, उसी स्थान पे रह के उन्होंने दिए थे। तो एकदम बहुत ही लिंक्ड है, पर्सनल लिंक है उस साइट का। इसके अलावा आपका थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो केसरिया का बड़ा सा स्तूप है, जिसमें आपको स्टीयर्ड स्तूप जिसको कहते हैं उसका मिलता है रिमेन्स। उससे थोड़ा और ऊपर की चले जाते हैं वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे हमारा नंदनगढ़ स्तूप है, वो भी एक बहुत विशालकाय स्तूप है। इसके अलावा हम आते हैं अशोक के टाइम में, मौर्य का साम्राज्य का ये एकदम गढ़ था बोला जाए तो, मगध था। तो उसके अंतर्गत आपको मिलते हैं हमको जो अशोकन या मौर्यन पिलर्स मिलते हैं, जिसपे अशोक के एडिक्ट्स लिखे हुए हैं। तो इसकी भी हमारे पास एक लंबी सीरीज है। आप कोल्हुआ में हमको मिलता है, अरेराज में मिलता है, लौरिया नंदनगढ़ में मिलता है। इसके अलावा 2 पिलर हमारे हैं जो रामपुरवा में है। यही एक स्थल है रामपुरवा में जहाँ पे 2 पिलर्स मिलते हैं। संभवतः ये एक पिलर कहीं ले जाया जा रहा था, किसी कारणवश नहीं ले जाया गया, तो वो वहीं रह गया है। और रामपुरवा के बारे में मैं बताना चाहूँगी, इसके 2 पिलर्स में से एक में आपको अशोक के एडिक्ट्स मिलते हैं, उकेरा हुआ है। और इसके कैपिटल के जो आपका पिलर है ना, इसके ऊपर एक कैपिटल रहा करता था। अच्छा। तो इसके एक पिलर कैपिटल था जो लायन जिसमें दिखाया गया था, दूसरे में आपका बुल कैपिटल था। बुल कैपिटल अभी राष्ट्रपति भवन में शोभा बढ़ा रहा है, सब जानते हैं। और जो लायन कैपिटल है वो आपका इंडियन म्यूजियम में है। इससे थोड़ा बाहर आते हैं तो अशोक के काल का ही एक आपको गुफाएं मिलती हैं बाराबार और नागार्जुनी में। ये आपका जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसकी खासियत ये है कि जिसने, अगर आपने कभी पिलर्स देखा है, एक मॉरियन पॉलिश के बारे में बोला जाता है कि वो पत्थर को इतना चमकाया जाता था कि उसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो पिलर्स में तो वो चीज़ आपको दिखने को मिलती है। पर मैं आपको बताऊं कि ये जो गुफाएं हैं उसमें भी अंदर इतनी उसकी पॉलिश की गई है, इतना उसको किया गया है कि उसमें आपको आपका प्रतिबिंब दिखेगा। तो ये 4 आपकी बाराबार की उसमें हैं और 3 नागार्जुनी का जो पर्वत है उसमें है। और यहाँ पे उनके अभिलेख मिलते हैं। बाराबार की जो 4 गुफाएं हैं उनमें से 2 में अभिलेख मिलता है, जिसमें अशोक ने ये कहा है कि ये गुफाएं मैं अजीविक लोगों के लिए दान देता हूँ। अजीविक एक सेक्ट था, जैसे बुद्धिज्म था, जैसे जैनिज्म था, आजीविक भी उस समय एक सेक्ट था जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस उसमें रहते थे, आम जनताओं के साथ नहीं बैठते थे। तो उनके जो योगी या जो रहते थे, भिक्षु होते थे, उनके लिए वो किया गया था। इसी तरह जो नागार्जुनी वाला है वो उनके पोते दशरथ ने खुदवाए थे, और वहाँ पे उन्होंने भी वो आजीविकों के लिए दान में दिया था कि वो वहाँ पे जाके जो अभी योग साधना करना है वो उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा बिहार में एकमात्र फोर्ट रोहतासगढ़ फोर्ट है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देता है। ये एकदम पहाड़ी के ऊपर चोटी पे है, जिसका जाना बहुत मुश्किल होता, पर वो बहुत ही सुंदर फोर्ट है। आप और काफ़ी विस्तृत जगह में फैला हुआ है। इसमें आपका शेषासुरी ने इसको पहली बार जीता था। ये एक लोकल राजा ने बनवाया होगा, पर इसका जो शुरुआत होता है, जो इम्पोर्टेंट फेज मिलता है, वो शेषासुरी ने इन पे कब्जा किया था। उसके बाद ये जब अकबर के समय यहाँ पे राजा मानसिंह का दबदबा था। इसके अलावा अगर हम आए तो हमारे पास शेषासुरी का मकबरा है, जो एकदम जल के बीच में है, बहुत सुंदर है अपने आप में। ये उस समय का इंडो सार्सनिक जो आर्किटेक्चर है उसका एक बहुत उदाहरण है, बिल्कुल है। इसके अलावा हमारे पास कुछ साइट्स है, ये तो मॉन्यूमेंट्स हम कहते हैं जो आपका स्ट्रक्चर खड़ा रहता है। इसके अलावा कुछ साइट्स है जहाँ पे आपको
आपको कई कल्चरल सीक्वेंस मिलता है, जो जैसे एक छोटे से गांव से शहर से बनता वो साइड, तो उसके अंतर्गत आपका मधुबनी ज़िले में आपका पड़ता है बलिराजगढ़, ये एक साइट है। फिर आपका वैशाली में राजा विशाल का गढ़ है, यहाँ पे एक्सकवेशन किए गए थे। एक्सकवेशन में हमको जो बाउंड्री फोर्टिफिकेशन वॉल मिलता है, शहर के प्राचीर मिलता है, वो मिला है। तो उसका भी हमने संरक्षण करके रखा हुआ कि लोग जाके दे सकते हैं। घरों के वो मिले, प्लान्स मिले हैं, तो उसका भी हमने संरक्षण करके रखा हुआ ताकि आप जाके देख सके कि कैसे वो रहते हैं, कि कमरे हमारे घर से उनके घर कितने अलग या वो होते हैं, वो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत विस्तार से आपने हमें बताया और कई ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो शायद बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। आपने बताया कि किस तरीके से चारों ओर बहुत सारी ऐसी धरोहरें हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, और जब हम उन्हें नज़दीक से देखते हैं तो बहुत आश्चर्य भी होता है कि उस दौर में किस तरीके से इतनी बारीकी से और इतनी मेहनत से ये सारे कार्य किए गए थे। अभी भी उत्खनन के कार्य बहुत जगह चल भी रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, बलिराजगढ़ का नाम आपने लिया, और बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ अभी भी खुदाई जारी है और बहुत कुछ ऐसे नए नए मॉन्यूमेंट्स मिल भी रहे हैं। अगर मैं बात करूं उत्खनन के कार्यों की, तो अमूमन जब जनरल पब्लिक जब ये बातें हम सुनते हैं, खुदाई चल रही है, कुछ चीज़ें मिली हैं, हमारी जानकारी यहीं तक सीमित होती है, पर किन बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है? चूँकि आपने उत्खनन में कार्य किया है, मैं ये जानना चाहूँगी किस तरीके से आप कार्य करती हैं, शुरुआत कैसे करते हैं? मुझे पता है कि आपका ध्यान इसी तौर पर है कि आज इसके बारे में क्या जानकारी मिलने वाली है, पर मैं अभी एक छोटा सा विराम लेने वाली हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। 2016 में जब आप आए राज्यसभा में, क्या इसका अनुभव बिल्कुल अलग था? एक राज्य से जब आते हैं तो वो राज्य का ध्यान ही रह जाता है। आपको कितना भी अब नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट नॉमिनी बन जाते हो, फिर भी आपके मन में वही राज्य का ध्यान। क्योंकि मैं राजनीति में आई क्यों? क्योंकि आपको वेस्ट बंगाल आई तो वेस्ट बंगाल की जनता के जीने का तरीका का सुधारना था। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। नवरसों से भरा ये शहर अपनी सभ्यता, अपने अतीत और अपने गौरवशाली परंपरा के साथ देखिए कैसे सर उठाए खड़े। 1857 की क्रांति और शहीद मंगल पांडे के स्मारक में होगी मेरठ की शुरुआत। चखूंगा मेरठ की मशहूर गजक का स्वाद। जाऊंगा हस्तिनापुर, जो थी महाभारत के कौरवों और पांडवों की राजधानी। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश, निराश, मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं, जो दिल से लिखा जाता है, वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? बापू के वचनों से दिन की शुरुआत, खास लोगों से सीधी मुलाकात, स्वस्थ जीवन की बात,
सुरीले नगमे और आपका साथ। कार्यक्रम बिहार बिहार हर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत आपका कार्यक्रम बिहार बिहार में। आज के कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य। आप डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पटना सर्कल की जिम्मेदारी है आपके पास। ब्रेक पर जाने से पहले मैम हम जानकारी ये लेना चाह रहे थे कि जब उत्खनन का कार्य शुरू होता है तो किन बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है आप सभी को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दबी होती हैं जिनकी सुरक्षा भी मायने रखती है आपके लिए। क्या बताना चाहेंगे? शुरुआत करती हूँ जो हमको काफ़ी मिलता है, जब भी हम किसी गांव में ही एक्चुअली ज़्यादातर साइट्स मिलता है तो पहुँचते हैं कि जी हमको खुदाई करनी है, तो लोग बोलते हैं कि मैडम इतना करें, इतना थोड़ा थोड़ा करके खुदाई करेंगे, हम जेसीबी ला देते हैं, बहुत जल्दी खुदाई हो जाएगी। तो सब क्योंकि खुदाई का मतलब लोग वही समझते हैं, तो इसीलिए पर जो उत्खनन, इसलिए खुदाई शब्द हम नहीं बोलते, खुदाई बहुत ही वो फिर वो जेसीबी वाली खुदाई लगती है। उत्खनन करते हैं तो उत्खनन में जो है कि आपको ना परत दर परत एक कहानी छुपी हुई है, उसको आपको परत दर परत ही निकालना है, आप एक साथ नहीं निकाल सकते। तो इसमें और ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे हमको कोई टीला मिलता है तो उस टीले में हम जहाँ तहाँ नहीं खोदते हैं, उसका भी बड़ा प्लानिंग करते हैं, सर्वे करते हैं। जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है उसमें से हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन निकालते हैं। और फिर हम 10-10 मीटर का एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हम खुदाई करेंगे। उस 10 मीटर को भी हम भाग भाग करके छोटे छोटे एरिया में ले आते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे खुदाई चालू करते हैं। उसमें फावड़ा का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत छोटा छोटा आपका गेती पिकैक्स, इससे हम लोग बहुत धीरे धीरे काम होता है। कभी कभी हो सकता है सारा दिन हम लोग सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे काम करेंगे तो हो सकता है 10 सेंटीमीटर ही खुदे। इतना, क्योंकि हमको बारीकी से हर चीज़ संभाल के रखनी पड़ती है कि नीचे क्या चीज़ है हमको पता नहीं है, तो हम एकदम इतनी ज़ोर से हम लोग वो नहीं चलाते या लेबर से नहीं कहते कि मारिए कि नीचे वाली जो चीज़ है वो टूट जाए। इसलिए बहुत हल्के हाथ से, बहुत धीरे धीरे, तो उसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है। फिर जो हमने मिट्टी खोदी है, थोड़ा सा जो खोदा है, फिर हम उसको बहुत अच्छे से बीनते हैं कि उसमें क्या मिलता है। उसमें हमको पुराने बर्तन के टुकड़े मिलते हैं तो हम उसको संभाल के रखते हैं। हर कुछ जो भी चीज़ उसमें मिलता है वो सब हम संभाल के रखते हैं। तो ये बहुत धीरे धीरे और पेशेंस का काम है। इसके चलते चलते कभी हमको ईंट की दीवार मिल जाती है तो फिर वो ईंट की दीवार को संभालते हुए फिर उसको नीचे जाना पड़ता है। फिर कभी कभी हमको चावल के दाने मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हर समय आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ लगे रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी आपके चूक हुई तो वो चीज़ गायब हो जाती है। चूल्हे मिलते हैं तो आपको वो नज़र रखनी पड़ती है कि चूल्हा हमारा कैसा दिखता होगा, कैसा रहा होगा। वहाँ की ज़मीन थोड़ी जली हुई मिलेगी, वहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग टाइप की होगी, वो उतना हार्ड हो, मतलब नॉर्मल ज़मीन से अलग होगा। ज़मीन का रंग कैसा है, जो आप मिट्टी खोद रहे हैं वो किस रंग का आ रहा है। तो इन सभी चीज़ें, ये सभी हमको क्लू देता है कि वो क्या चीज़। तो ये आप समझिए कि आप एक जासूस हैं और उसके सामने आपके क्लूज हैं। अब आप उस क्लूज से अब आप कहानी बनाइए कि वो इंसान कैसे रहा होगा, वो जो आपका रिहायशी इलाका है वो कैसे दिखता होगा, किस उस पे रहा होगा। कभी कभी जैसे मैंने कहा ना, मानव की जो प्रगति है, जो उसका विकास है, उसका हर एक पड़ाव है। जिस पड़ाव में उसने सिर्फ पत्थर के औजार भी इस्तेमाल किए हैं तो उसमें आपको पत्थर के औजार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पर आपको उतने ही से आपको उसकी पूरी जिंदगी तैयार करनी पड़ेगी। तो उसमें और बारीकी लगता है। क्या बात है, क्योंकि सिर्फ वही है आपके पास। जी जी। और मैं अपने दर्शकों की ओर से कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करना और इतनी बारीकी से इन चीज़ों को जानना और समझना, कैसे आप कार्य करते हैं और उत्खनन का जो कार्य है वो कितने धीरज के साथ करना पड़ता है और किस तरह से आप गहराइयों तक पहुंचते हैं और पूरी कहानी को लेकर के आते हैं हमारे पास। मैं आपके बारे में बताऊं तो आपने कई उत्खनन क्षेत्रों में आपने नेतृत्व किया है और बहुत जगह काम किया है आपने पटना सर्कल के अलावा भी। मैं आपसे जानना चाहूँगी उन जगहों के बारे में भी जहाँ आपने कार्य किया है और आपके कुछ अनुभवों के बारे में भी कि कैसा महसूस किया जब कार्य कर रही थी। शुरुआत करती हूँ अपने ट्रेनिंग डेज से। जब हम लोग ट्रेनिंग करना तो पहले शुरुआत वहीं से करनी है। तो जब मैं इंस्टीट्यूट में थी तो हरियाणा में बिरहाना करके एक साइट है,
अच्छा। वहाँ पे एक और हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्खनन शाखा है, नागपुर उत्खनन शाखा है, उसके तहत हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ हड़प्पन सभ्यता का एक नगर मिला था वो, और उस समय में हम लोग वहाँ पे टेंट में रहते थे। ये भी मैं आप लोग के साथ, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि वहाँ पे बाकायदा एक टेंट में हम सब लोग रहते थे, स्टूडेंट्स जितने भी लोग हैं। तो एक टेंट शहर बना हुआ था। रोड के एक साइड हम लोग का टेंट था, दूसरी तरफ साइट थी। तो और जाड़ों का महीना था, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती थी। सुबह उठते थे तो हमको टेंट में बर्फ का वो मतलब ओस जो होती थी इतनी ज़्यादा तो बहुत सर्दी मुश्किल भी होता था। और साइड पे जाते थे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग पकड़ नहीं पाते थे, मतलब इतना ठंडा होता था ना, सारे अकड़ जाते थे, पर हम लोग उसमें ही काम करते थे। और हड़प्पन सभ्यता का मैं एक बताऊं, वहाँ पे पक्की ईंट के दीवारें नहीं होती थी। अच्छा। जो होता था वो सूरज की रोशनी में थोड़ा सा तपा के जो होता है उतना, तो उसको मिट्टी से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। जी जी। क्योंकि आपका अभी ईंट है वो पकी हुई है, तो वो आपको मिट्टी में बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है। पर हड़प्पा सभ्यता में जितने भी आपके बने हुए थे घर, वो इन सन बेक्ड ब्रिक्स हम लोग बोलते हैं, उससे बने होते हैं। तो वो उसको मिट्टी से अलग करना ना बहुत मुश्किल होता है। आपको बहुत ध्यान लगा के एकदम मिट्टी के नीचे, मतलब एकदम पास में जाके बहुत हल्के से घिस के, मतलब अगर आप, मैं कहूँ कि बाकी जगह आप गैती और ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ आप वो भी नहीं कर सकते। आप चाकू से उसको घिसेंगे और फिर देखेंगे कि जो साथ वाली ज़मीन है उससे इसका रंग कुछ अलग दिख रहा है। फिर देखेंगे कि उस रंग, वो जो अलग रंग दिख रहा है वो कोई शेप में आ रहा है कि नहीं। अच्छा। आपको ब्रिक जैसा शेप अगर नज़र आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये अब आप दीवार के पास आ गए हैं। तो फिर उस दीवार को फिर बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ता है। तो हर एक साइट का ना एक अलग रहता है। जब मैं नौकरी में आई तो उसके बाद मुझे पुरातत्व, जब उत्खनन शाखा में थी तो मुझे 2-3 मैंने नेतृत्व किया उत्खननों का। पटना में रहते हुए मैंने उरेन एक जगह है लखीसराय में, अच्छा, ये एक गांव है, अभी प्रेजेंट गांव भी वहाँ पे बसा हुआ है। वहाँ मैंने 2 साल खुदाई किया। तो वहाँ पे मुझे जो एविडेंस मिला वो था, जो सभ्यता, जो पहली बार वहाँ पे इंसान आके बसा तो वो धातु का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वहाँ से धीरे धीरे हमको पूरा उसका सीक्वेंस, वो एक छोटे से गांव से एक शहर बना। अच्छा। शहर से वो बाद में जाके पाल पीरियड में जब आपका बुद्धिस्ट था तो वहाँ पे बुद्धिस्ट सेटलमेंट मिला। तो मैं आपको बोलूँ तो वो मुझे जो एविडेंस वहाँ पे मिला वो आपका 1500 BC, मतलब ईसा पूर्व से लेके आपका 12th सेंचुरी CE तक। तो लगभग इतना लंबा उसका वो इतिहास था और अभी भी वो गांव वहीं बसा हुआ है। तो कहूँ तो वो गांव उस समय से लेके आज तक चल रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत लगता है, बहुत रोमांचित कर देने वाली बात भी है, जैसे मैं सुन रही हूँ आपसे। क्योंकि गांव उस टीले के ऊपर ही बसा हुआ था। तो हम एक्चुअली किसी के आंगन में खुदाई कर रहे थे, छोटी सी जगह में, क्योंकि जब बसा होता है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप पूरा का पूरा वो खोल दें, पर आपको जानना भी है कि वो क्या उसके ऊपर बना हुआ है, क्या चीज़ है। तो इस वहाँ पे हम लोग 16 मीटर की गहराई में नीचे गए। मैं आपको ये भी बताऊँ कि हम लोग का, जैसे मैंने कहा कि 10-10, 5-5 मीटर के ट्रेंचेस हम उसको कहते हैं। तो हम उसमें नीचे गए। तो और कब तक जाते, एक सवाल भी आप लोगों के मन में, दर्शकों के मन में उठा होगा कि आप लोग कितने नीचे तक जा रहे हैं। तो हम लोग का एक लेयर हम लोग पहचानते, हर एक, जैसे मैंने कहा ना, रंग के आधार पे हम लोग देखते हैं। तो एक वक्त आता है जहाँ पे आपको मानव अवशेष नहीं मिलते हैं। जी जी। उसको हम लोग वर्जिन सॉइल या नेचुरल सॉइल कहते हैं। अच्छा। मतलब उसके बाद आपको कोई मानव सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते, तब समझ में आ जाता है कि इसके नीचे और नहीं होगी। उसके ऊपर से उसने काम करना शुरू किया। तो वो गहराई हम लोग जब गए तो वो 16 मीटर का था। मतलब मेरे पर्सनल उसमें मैंने सबसे ज़्यादा नीचे तक वही देखा काम किया है। और उतने नीचे में काम करने में भी बिल्कुल हम लोग बहुत सावधानी बरते, हेलमेट लेके जाते थे। अच्छा। जो वर्कर्स ले, क्योंकि ऊपर से अगर कुछ गिरेगा, छोटी सी भी चीज़ अगर गिरती है तो वो घातक हो सकता है। तो इसलिए हेलमेट, सीढ़ियाँ सब फुल उसके साथ चलते थे हम लोग। मैम, जो बातें मेरे जहन में अब आ रही हैं वो ये जो पुरातत्व होते हैं, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, इनका एक कनेक्शन हमारे पर्यटन के साथ भी होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, देखना पसंद करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही साथ ये जो अवशेष हैं, ये जो धरोहरें हैं हमारे पास, इनको संभाल कर रखने की भी बड़ी ज़रूरत होती है, उन्हें नुकसान ना पहुँचे।
इस जिम्मेदारी को कैसे निभाती हैं और क्या कार्य करती हैं इस क्षेत्र में? देखिए, हम लोग को जब भी कोई मॉन्यूमेंट्स या साइट्स जो हम लोग खनन करके निकालते हैं उसका संरक्षण करना पड़ता है। संरक्षण में एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी होता है कि हम उसको पुनर्निर्माण नहीं करते हैं। अगर हमको जो टूटी चीज़ मिलती है हम उसको टूटी अवस्था में ही रखते हैं, पर हमारा ये लक्ष्य रहता है कि उसमें और ज़्यादा क्षति ना पहुँचाए। बिल्कुल। लोग का रहता है कि आप बना क्यों नहीं देते हैं, तो वो अच्छा दिखेगा हमको, पर मैं अगर उसको बना दूंगी तो वो मेरा हो जाएगा, वो गुप्त काल का मंदिर नहीं रहेगा वो, या नालंदा के अवशेष नहीं रहेंगे। तो ये बात लोगों को जहन में रखने की ज़रूरत है कि हमारा दायित्व है कि जो चीज़ हमको जैसे मिली है उसमें और हम लोग क्षति ना पहुँचाए। और इस क्रम में ही मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि जब भी वो स्थल देखने जाते हैं तो कभी लोगों की आदत होती है कि हम अपना नाम लिख दीजिए, हम भी बहुत अमर हो जाएंगे, लोगों को पता चलेगा, तो ये क्षति पहुंचाता है। क्योंकि उसको साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। साफ करने में हम लोग केमिकल से जो भी यूज़ करते हैं वो उसकी परत को ख़त्म करता है। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए भी आपकी और हमारी साझी धरोहर है, तो हमको जितना करना है थोड़ा सी उपेक्षा हम आपसे भी रखते हैं कि आप भी उसमें हमारा सहयोग करें। जी। तो ये चीज़ें रहती हैं। और उनकी सहूलियत के लिए जैसे आपने कहा कि लोग जाते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो सर्कल की तरफ से हम लोग एक सांस्कृतिक पट उसमें रखते हैं जिसमें कल्चर नोटिस बोर्ड कहते हैं, जिसमें उसके बारे में जानकारी छोटे में दी जाती है। इसके अलावा पटना सर्कल की तरफ से छोटे छोटे ब्रोशर्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो ये लोगों के में वो जागरूकता और उसके बारे में देने के लिए रहता है। इसमें कोई तो ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा हमारा वेबसाइट है, उसमें भी साइट्स के बारे में छोटा छोटा सबको पता चल जाता है। इवन ASI का अपना बड़ा सा साइट है, उसमें जितने भी सर्कल्स हैं आपके देश में, मैंने कहा 3600 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं, हर एक मॉन्यूमेंट के बारे में जो हमारे साइट म्यूजियम्स हैं उन साइट म्यूजियम के बारे में सारी जानकारी दी हुई होती है। तो एक तो वेबसाइट माध्यम है, इसके अलावा आपने कहा कि आप छोटे छोटे बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और अगर हम साइट विजिट करते हैं तो वहाँ पर भी डिटेल्स लिखे हुए होते हैं कि ये जो साइट है उसकी विशेषताएँ क्या हैं, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखती हैं। इसके अलावा जो आम ज़रूरतें होती हैं, अगर कोई पर्यटक जाता है उसका भी ध्यान आपको रखना होता होगा। पानी की व्यवस्था हुई, बेंचेस हुआ, टॉयलेट फैसिलिटी हुआ, फिर कभी कभी जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए जैसे वो आसानी से कहीं पहुंच सके, इसका भी ध्यान हम लोग रखते हैं। जी। तो ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि किस तरह से उन्हें संरक्षित भी रखना है। इसके अलावा अगर कोई पर्यटक विजिट करने जाता है तो जो आम ज़रूरतें हैं उनका भी आप ख्याल रखती हैं। अगर मैं एक ये बात आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी कार्यक्रम की तो आपसे कहा था कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, और कई लोग हैं जो इसको अपने प्रोफेशन के रूप में चुनना चाहते हों। तो उन दर्शकों के लिए ख़ास जानना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में अगर कोई अध्ययन करता है तो किस तरह का करियर ऑप्शन है? देखिए, करियर ऑप्शन फ़िलहाल बहुत लिमिटेड ही है कहना चाहूँगी, क्योंकि आपका ये क्योंकि गवर्नमेंट स्फेयर में ही है, और इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स या प्योर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कई यूनिवर्सिटीज़ में है। तो यूनिवर्सिटीज़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर तक का आपका जाता है। ये एक कमी या फिर कहूँ कि एक छोटा सा है कि ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे फ़िलहाल 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा नहीं है। अगर आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, एक अलग से सब्जेक्ट हो, तो उसमें काफ़ी स्कोप बढ़ जाएगा लोगों के लिए। इसके अतिरिक्त स्टेट डिपार्टमेंट्स का अपना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ASI तो है ही नेशनल लेवल पे। इसके अलावा म्यूजियम्स में भी आर्कियोलॉजी की पढ़ाई जो करते हैं उनका एक स्कोप रहता है, क्योंकि हम लोग म्यूजियम्स भी पढ़ते हैं। अलग से म्यूजियोलॉजी सब्जेक्ट होता है, वो वाले भी जाते हैं। पर आप देखते हैं कि म्यूजियोलॉजी में काफ़ी, जब म्यूजियम्स में जाते हैं काफ़ी आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स रहते हैं, तो उस तहत थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाता है, तो आर्कियोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको उस क्षेत्र में भी मिल जाता है। और एकेडमिक्स में आप विदेश में जाके भी रिसर्च करने के बहुत आयाम खुले हुए हैं, वो जा सकता है। पर हाँ, स्ट्रगल इसमें है, बहुत आसानी से, बहुत लोकप्रिय जैसे आपने कहा नहीं है, तो नेचुरली वो एवेन्यूज़ भी नहीं है। पर अगर लोग आएंगे, लोग पढ़ना चाहेंगे, तो वो धीरे धीरे, वही कहते हैं ना, एक एक स्टेप लेंगे तो राह खुलेगी, वैसा। जी।
और आपने बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं हैं, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में आपने बताया हमारे दर्शकों को कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है आपका अपना इंटरेस्ट होना। कि इस क्षेत्र में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इस क्षेत्र को चुन सकते हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर इसका दायरा बढ़ता जाए और करियर ऑप्शंस और आएँ तो शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपनी धरोहरों को संजो सकेंगे। और बहुत ही ज़रूरी है अपनी इन चीज़ों को संभाल कर रखना और अपनी जो ये पुरातन चीज़ें हैं उनसे जुड़े रहना भी। और ये काम आप लोग बखूबी कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि इसमें करियर ऑप्शंस और आने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए संभावनाएँ बनी रहे। अगर मैं आपकी अपनी बात करूं तो इस पद को आपने संभाला हुआ है, आप कार्य कर रही हैं, पटना सर्कल के लिए जिम्मेदार हैं आप। क्या योजनाएं हैं जिस पर आप फिलहाल कार्य कर रही हैं या फ्यूचर में कार्य करने की प्लानिंग है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम लोग का जो भी सर्कल में होता है तो संरक्षण मॉन्यूमेंट्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक फील है। हम लोग का हर साल हर एक मॉन्यूमेंट पे हम लोग खर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक होता है एनुअल मेंटेनेंस, रख रखाव, कि जैसे बारिश के समय घास वास उगाना तो उसकी साफ़ सफाई, ये सब, फिर जो विजिटर फैसिलिटीज़ मेंटेन करना रहता है, ये तो सालाना चलता रहता है, हर एक मॉन्यूमेंट पे चलता रहता है। इसके अलावा कुछ मॉन्यूमेंट जैसे आपका नालंदा महाविहार है, ये यूनेस्को का साइट है, तो इसके यूनेस्को के कई मानक है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें स्पेशल फिर प्रोग्राम कंजर्वेशन वाले आइडेंटिफाई होते हैं। विक्रमशिला है, जैसा स्थिति नज़र आता है किसी मॉन्यूमेंट का, वो उस हिसाब से हम लोग का सालाना काम चलता रहता है। हमारे साइट म्यूजियम्स है, 4 साइट म्यूजियम है, विक्रमशिला, नालंदा, बोधगया और वैशाली। अभी फ़िलहाल माननीय प्रधानमंत्री के एक उसमें है कि हम लोग नालंदा का जो साइट म्यूजियम है, बोधगया का साइट म्यूजियम है, इसके अपग्रेडेशन पे काम करें। तो ये भी एक हमारा फिलहाल चल रहा है। एक तो बड़ी जिम्मेदारी आपकी कि रख रखाव करनी है, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी रख रखाव के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं वो आप लगातार करते रहते हैं। इसके अलावा जो ख़ास टारगेट्स रहते हैं उन पर भी आप काम करना शुरू करते हैं और करते हैं, जो हर वर्ष की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से। आपने कुछ बुक्स एडिट भी किए हैं और आपकी लेखनी भी अच्छी रही है, उसकी जानकारी भी चाहूँगी, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है गौतमी जी कि जो आप अनुभव करते हैं वो जब लेखनी के माध्यम से आते हैं ना तो बड़ा विस्तार हो जाता है, लोगों तक जानकारी पहुँचती है। क्या कुछ कार्य किया है? देखिए, जैसे अपने विषय में ये एक बहुत एकेडमिक फील्ड है। जब आप नौकरी में आ जाते फिर वो अलग बात हो जाती है, पर इसमें मैंने कहा बेसिकली इसमें पढ़ाई से रिलेटेड है। आप जो भी, जैसे मैंने उरेन में उत्खनन किया तो वो तो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी ना, जो रिसर्चर्स हैं आर्कियोलॉजी वाले और जो इवन आर्कियोलॉजी में नहीं है, तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज मैंने उरेन का उत्खनन अपने लिए या मेरी टीम के लिए जानकारी करने के लिए नहीं है, वो बहुत सीमित हो जाता है। तो इसी के चलते उरेन पे मेरे लेख है। तो जब मैं पीएचडी कर रही थी तो पीएचडी मेरी मध्य गंगा घाटी के ऊपर ही था, ये आपका ईस्टर्न यूपी और बिहार का क्षेत्र था, जिसके ऊपर मैंने अर्ली हिस्टोरिकल फेज था, तो उस पर काम किया, वो सब उसमें आता है। बहुत बढ़िया, और मैं आपके लिए शुभकामनाएं दूंगी कि लगातार इसी तरीके से आप कार्य करती रहें और आपकी लेखनी के माध्यम से जो आपके अनुभव हैं, क्योंकि सुनना भी उतना ही अच्छा लग रहा था जब मैं आपसे बातें कर रही थी, तो जब ये चीज़ें आगे आएंगी तो बहुत लोगों तक पहुँचेंगी भी और जानकारी आगे बढ़ेगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की, हमारे विशेष मेहमान से हमारे साथ थी डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य। आप डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं पटना सर्कल में। पर मैं आपसे ये कहूँगी कि जो ये जवाबदेही है वो सिर्फ उनकी नहीं है, ये हमारी भी है। तो हम भी इन मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा करें, इस दायित्व को ज़रूर निभाइएगा। फ़िलहाल एक दायित्व हमारे लिए निभाइएगा कि ख़त लिखिए, हमें ईमेल भेजिए, हमें बताइए तो सही कि हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director.ddkpatna@gmail.com।